हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 23, जो कि आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप जब भी प्रैक्टिस सेट करना बैठें तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ए, एक संकुचित स्प्रिंग, बी है बहता हुआ जल, सी है एक उठाया गया हथौड़ा और डी है एक बाद में संचित किया गया जल। तो याद रखिएगा, एक संकुचित स्प्रिंग में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। संकुचित मतलब कि इस प्रकार से जो स्प्रिंग है, ठीक है, और एक इस प्रकार से स्प्रिंग है। तो ये जो पास है इसे हम संकुचित कहते हैं, ठीक है। बहता हुआ जल में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। उठाए हुए तो हथौड़ा में आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में जो जल रुका हुआ है वह भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण ही है, लेकिन बहता हुआ जल आपका गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानवों में लिंग गुणसूत्रों में कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन है पहला 1 युग्म, दूसरा है 3 युग्म, तीसरा है 2 युग्म और चौथा है आपका 4 युग्म। देखिए, मानव में जो गुणसूत्र का युग्म होता है टोटल आपके 23 युग्म होते हैं, लेकिन जो 22 युग्म होते हैं इस प्रकार से 1 2 3 देख रहे हैं 22 तक, ये जो 22 युग्म है ये अलिंग युग्म है, ठीक है। लेकिन 23वां जो XY है यह क्या है, लिंग युग्म है। इससे क्या होता है कि मादा या नर का पता चलता है, यानी कि केवल एक ही युग्म है जो कि लिंग गुणसूत्रों को बताता है। तो यानी ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, एक युग्म, ठीक है। कुल कितने युग्म होते हैं? 23 युग्म, याद रखिएगा, ठीक है। टोटल 46 कहते हैं इसे भी याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, Al2O3 में एल्युमिनियम की संयोजकता आपको बताना है। तो देखिए, संयोजकता निकालने के लिए आपको पता नहीं चाहिए, हमें एल्युमिनियम का निकालना है। एल्युमिनियम का हमें संयोजकता नहीं पता, तो एल्युमिनियम को हम X मान लेते हैं और 2 है तो 2 से हम गुणा कर देंगे, यानी कि 2X प्लस आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन की किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन -2 की संयोजकता रखता है, यानी कि -2 × 3, क्योंकि यहाँ पे O3 है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे तो 2X बराबर आपका हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस से जब बराबर की संलग्न ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा +6 हो जाएगा। उसके बाद X बराबर हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 आ जाएगा। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई आपकी? 3, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना आपको करना है। तो F बराबर होता है आपका m × a, F का मान दिया है 20 न्यूटन, हमें निकालना है m, तो m बटा में आपका a आ जाएगा। a का मान कितना है आपका 2, काटेंगे तो आपका जाएगा 10 kg, यानी कि इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 10 kg, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? माइक्रो का मतलब जो कि मानवों को, यानी कि जो हमको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम माइक्रो कहते हैं, और जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे हम माइक्रो कहते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो है। माइक्रो मतलब कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, तो वह देखिए आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सब क्या है, इसमें हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है यह क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। वसा भी क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंट है। अमीनो एसिड क्या है, यह भी माइक्रो न्यूट्रेंट है,
जो प्रोटीन का जब विघटन होता है यानी टूटता है तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, तो जो विटामिन है यह आपका माइक्रो है यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ये सब क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, यानी कि यह माइक्रो में नहीं आएगा, तो यानी कि इसका उत्तर सही आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन ए है आपकी उसकी रिक्तियाँ, यौगिक का वास्तविक आवेश, या क्षति हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु की जो ऑक्सीकरण स्थिति है वह यौगिक का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? होता है आपका 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तब जाकर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको अष्टक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब जाकर क्या होगा कि बायकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आ जाएगा, यानी कि यौगिक का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जो मात्रा है चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट रहती है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका संवेग, बी है आपका विस्थापन, और सी है आपका बल। तो वह आपको मात्रा बताना है जो कि चाल के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि वेग। वेग में क्या है कि आपको चाल के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? आपको बताना है। देखिए, जाइलम के घटक कौन कौन से हैं? आपका जाइलम पैरेन्काइमा होगा, जिसे हम जाइलम मृतक कहते हैं, बेसल हो गया, आपका ट्रेकिया हो गया, आपका जाइलम फाइबर हो गया। ठीक है, तो जो जाइलम फाइबर है, जिसे हम जाइलम तंतु कहते हैं, यह जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। बाकी आपका ट्रेकिया हो गया, बेसल हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जिसे हम जाइलम मृतक कहते हैं, ये सब क्या करते हैं, जल के परिवहन में मदद करते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को हम और देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है आपका जाइलम है, ये आपका क्या है, फ्लोएम है। जाइलम जो है कि वह का 1 वे कार्य करता है, यानी केवल एक दिशा में जल को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वह 2 वे होता है। ठीक है, यानी कि आपका भोजन ऊपर भी ले जाता है और भोजन नीचे भी ले जाता है। ठीक है, ऊपर का मतलब कि जड़ों से पत्तियों तक और पत्तियों से जड़ों तक भी पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो लोहे पे जो हम जंग लगने से बचाने का जो विद्युत लेपन करते हैं उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जस्तीकरण कहते हैं। इसमें हम जस्ता का उपयोग करते हैं, यानी कि इसमें उत्तर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं। देखिए, उसमें क्या होता है कि आपका एक आयरन का रॉड होगा और एक आपका जिंक का रॉड होगा। ठीक है, उसको हम एक बैटरी के से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है उसमें हम जिंक का एनोड बनाएंगे और जो नेगेटिव सिरा है उसे हम आयरन का एनोड बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका जो जिंक आयन है वह आयरन पे जाके धीरे धीरे जमा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि वह आपका एक संक्षारण रोधी बन जाएगा, यानी कि उसका संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन में पूछा जाता है कि हम किसका एनोड बनाते हैं और किसका कैथोड बनाते हैं। तो एनोड बनाते हैं हम किसका, जिंक का, कैथोड हम आयरन का बनाते हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय कलर कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय कलर कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल को दर्शाता है? तो न्यूट्रल को देखिए, आपका एक जो होता है
काला होता है यानी कि ब्लैक होता है, और वर्तमान में ब्लू भी कार्य करता है। ठीक है, BLUE ब्लू, यानी कि ब्लू और ब्लैक न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। ठीक है, पहले जो था वो न्यूट्रल वायर को कौन दर्शाता था, ये देख रहे हैं आपका काला वाला था। अब जो न्यू चल रहा है उसमें न्यूट्रल वायर आपका जो ब्लू वाला है वो भी न्यूट्रल वायर की तरह कार्य करता है। पहले जो लाइव वायर था जिसे हम सजी वायर कहते हैं वह लाल था, अब क्या है, अब ग्रे कलर का आता है। ठीक है, अर्थ के लिए आपका पहले जो था आपका हरा वाला था, अब हरा और येलो का मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नीला जो है आपका न्यूट्रल वायर दर्शाता है, इसे कलर कोड को याद रखिएगा, प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए है पानी, बी है नाइट्रोजन, सी है क्लोरोफिल और डी है यूरिया। तो याद रखिएगा जो पत्तियों को हरा रंग प्रदर्शित करता है वह क्लोरोफिल है। देख लीजिए ये पत्ती कैसी है, हरे रंग की है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है। सन से जो प्रकाश आता है तो पत्तियां क्या करती है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसे हम भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका परक्लोरिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है पिक्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही हम म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका उपयोग हम बैटरी में करते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 220 वाट का एक बल्ब है, 200 वाट का एक बल्ब है, 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो आपको इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निकालना है। P बराबर V इंटू आई होता है। P का मान आपका 200 वाट दिया है और V का मान आपका 220 दिया है। आई आपको निकालना है। आपको पता है कि ऊपर 20 नीचे 22, 0 0 कट जाएगा तो ऊपर 20 बचा नीचे 22 बचा। इसका मतलब कि जो भी मान आएगा 1 से कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैलिएंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए है हड्डियों से, बी है जीवाश्मों से और सी है कठोर कोषों से और डी पंखों से। याद रखिएगा जो पैलिएंटोलॉजी है वो आपका जीवाश्मों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा प्रदर्शित करता है। तो देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो मैग्नीशियम है यानी कि 10वां तत्व है वह बेरियम के जैसा गुण प्रदर्शित करेगा, यानी कि तीसरे तत्व के जैसा गुण प्रदर्शित करेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 10वां हो गया। 11वां पूछे तो बोरान की तरह, इसको आपको याद करना है क्योंकि पीरियडिक टेबल आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, तो आपको इस पीरियडिक टेबल को याद करना है ताकि आप एग्जाम में आसानी से हल कर पाएँ। देखिए जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वह केवल कैल्शियम तक सही माना गया, उसके बाद में उनको जो तत्व का जो बताए थे गुण वह मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा लिमिटेशन जब अवश्य पूछता है तो लिमिटेशन को याद रखिएगा, यानी कि यहाँ तक सही पाया गया तो कैल्शियम तक सही पाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखती है पर दूर की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखती है और पास की वस्तु नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, और दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं उसके फिगर के माध्यम से। देखिए जो प्रतिबिंब होता है वह हमारी रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, देख रहे हैं ना प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर, और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं उसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है,
रेटिना से पहले बन जाता है तो उसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को थोड़ा फैला देता है और जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम हाइपरमेट्रोपिया देख लेते हैं, यानी कि जिसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पीछे बनता है। ठीक है, तो उसका निवारण के लिए हम क्या करते हैं, हम एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं जो प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि थोड़ा सा पास में कर देता है, एक जगह करता है, तो जिससे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, आपसे पूछे एग्जाम में कि रेटिना प्रतिबिंब कैसी बनती है, वास्तविक बनती है और उल्टा बनता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले एका लगाकर किया गया था? याद रखिएगा, वह है आपका स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है। ठीक है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम है। इसका नाम पहले तत्व का इका बोरान को हम बाद में स्कैंडियम के नाम से बदला गया, इका सिलिकॉन को बाद में जर्मेनियम के नाम से बदला गया और इका एल्युमिनियम को बाद में गैलियम के नाम से बदला गया। तो इसे याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न इससे बनता है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2018 में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। अगला आपका प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ऑप्शन है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है प्रिज्म और डी है विकिरण। तो याद रखिएगा, सूरज की जो रोशनी है उसको प्रिज्म के द्वारा ही उसके रंगों में विभक्त किया जा सकता है। ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म से जब भी लाइट गुजारेंगे तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो गया है। देखिए आपका रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, रेड का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे ज़्यादा होता है और जो वायलेट है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी वजह से जो रेलवे होता है या स्ट्रीट जो क्या ट्रैफिक होती है वहाँ पे जो हम सिग्नल का उपयोग करते हैं वहाँ रेड लाइट का उपयोग करते हैं। ठीक, क्योंकि दूर से ही आसानी से दिख जाता है और रेड का जो विचलन कोण होता है वह कम होता है, सबसे कम होता है, और जो वायलेट है इसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है। इससे भी याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया। तो आज के लिए धन्यवाद।